आप में से कितने लोग बचपन में पायलट बनना चाहते थे? आई थिंक 3 में से एक बच्चा तो जरूर होता है जो पायलट बनना चाहता है। शायद मैं भी बनना चाहता था बचपन में, बट वी एंड अप बीइंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर लाइक मी। सो इफ यू आर सीरियस इनटू स्टॉक मार्केट, एक सिमिलैरिटी है अच्छा पायलट होने में और अच्छा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होने में, और वो सिमिलैरिटी है फॉलोइंग द चेकलिस्ट। अगर आप एक नॉर्मल पायलट भी बनना चाहते हैं देन यू हैव टू फॉलो अ चेकलिस्ट, बिकॉज 50 लोगों को 100 लोगों को हवाई जहाज पे बैठा करके उड़ाना ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे आए कि एक पायलट सक्सेसफुली उस जहाज को चला पाएगा? सो वो कॉन्फिडेंस आता है बाय फॉलोइंग चेकलिस्ट। एयरलाइंस में बात कर लें, आपको पता चलेगा कि दे फॉलो अराउंड 500-600 पॉइंट्स चेकलिस्ट बिफोर अ सिंगल फ्लाइट टेक्स ऑफ। एक सक्सेसफुल पायलट होने के लिए आपको अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार होना पड़ता है, and you are mentally prepared because you followed the checklist कि अगर क्लाउड बर्स्ट होता है then I have a decision tree। अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, क्लाउड्स में दिक्कत है या फिर रनवे नहीं मिल रहा है, and all those problems के लिए वहां पे चेकलिस्ट में कुछ ना कुछ तो है जहां पे आपको एक पता चल जाएगा कि ये करना है और ये चीजें अवॉइड करनी है। सो चेकलिस्ट हेल्प यू बिकम अ गुड सक्सेसफुल पायलट। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी अगर आपके पास एक अच्छा चेकलिस्ट हो, जो अनसर्टेनिटीज जो आती रहती हैं, कभी लेमन क्राइसिस आ जाता है, कभी जीएसटी, कभी डीमोनेटाइजेशन, जो भी क्राइसिस आती है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स खरीदे हैं उसको खरीदने के पहले एक चेकलिस्ट फॉलो किया है, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। यू एंड अप मेकिंग मोर देन 20-25% ऑफ CAGR इन इंडियन स्टॉक मार्केट। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। लेकिन बहुत सारे लोग चेकलिस्ट फॉलो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, 2-3 ट्वीट पढ़ लिए, किसी का कोई अनाउंसमेंट आ गया, CNBC चैनल पे कौन सा प्रमोटर आके क्या बातें कर रहा है, वो सब सुन करके आप डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ये कंपनी तो ग्रो करेगी। सो यू एंड अप बाइंग कंपनीज व्हिच आर नॉट रियली गुड, एंड दैट इज अ ग्रोथ ट्रैप। सो यू शुड हैव अ चेकलिस्ट। और चेकलिस्ट किसका फॉलो करें? सो इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही एग्जॉस्टिव, वन ऑफ द बेस्ट चेकलिस्ट यू कैन फॉलो, और ये चेकलिस्ट है फिल फिशर का, फिलिप फिशर। दिस चेकलिस्ट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय फिलिप फिशर। हु इज फिलिप फिशर, यू माइट बी थिंकिंग? क्योंकि आपने बेंजामिन ग्राहम सुना होगा, चार्ली मंगर भी सुन रखा होगा, एंड वॉरेन बफेट तो एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम। इफ यू नो वॉरेन बफेट सीरियस, देन आपको फिल फिशर के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज वेल इट इज द सेम पर्सन जिसके बारे में मास्टर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि आई एम 85% बेन ग्राहम एंड 15% फिल फिशर। हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू फिल फिशर इज थ्रू अ बुक कॉल्ड कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट। ये एक्चुअली इज अ टेक्स्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग। सो अगर आप इन्वेस्टिंग को करियर की तरह लेना चाहते हैं या एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, देन आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और जो इस बुक का जो सार है वो मैं अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। So stay tuned, stay invested. And as I say, spend time in market. So how to spend good time in market के लिए ये checklist आपके बहुत काम आने वाली है। So before moving on to the checklist, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं जानता हूँ कि मैं स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ तो बहुत कम लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, बट नेवरदलेस मेरा काम है अच्छी चीजें बताना। आई एम लाइक अ डॉक्टर, आई विल गिव यू गुड पिल्स whether you like it or not. I don't want to give you fish कि मैं आपको फिश पकड़ के दे दूं, ये लो ये अच्छा फिश है जैसे खा लो, बट व्हाट इफ आप नेक्स्ट टाइम आपको भूख लगती है तो आप फिर फिश ढूंढोगे। आई डोंट वांट टू डू दैट विथ यू बिकॉज यू विल बिकम हैंडीकैप, क्योंकि आप मुझ पे डिपेंडेंट हो जाओगे, मुझ पे या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे या किसी ट्विटर पे कि ये स्टॉक बताते हैं तो वो अच्छा चलता है चलो इन्वेस्ट करते हैं। नॉट अ शॉर्ट वे। सो आपको मैं फिशिंग सिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ टू फिश, हाउ टू कैच न्यू फिशेस। So this fish net is going to save your days many a times. So watch this video carefully. तो इस चेकलिस्ट में 15 स्टेप्स हैं, तो आज मैं शायद 7 स्टेप्स डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा बाकी के 8 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज एक्सपैंडिंग मार्केट। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू शुड मेक श्योर क्या इस कंपनी के पास सेल्स ग्रोथ पोटेंशियल है फॉर नेक्स्ट 5 years, 7 years, 10 years। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फर्स्ट हैंड। इस कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आगे भी काम आएंगे? क्या इस कंपनी की रेवेन्यू आगे जाकर डिप करने वाली तो नहीं है? कंपनी की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है या नहीं? तो ये जानने के लिए आप 3 चीजों की समझ होनी चाहिए।
कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, यानी मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, ये जानने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक चेकलिस्ट है। मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस साइकिल्स, कंपनी कंपनी का जो बिजनेस है वो अब बिजनेस साइकिल के किस पार्ट में है। जैसे शुगर इंडस्ट्री, जो शुगर स्टॉक्स होते हैं वैसे तो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, बट साल के स्टार्ट में बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड हो रहा था तो मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद से आप वो सारे स्टॉक्स डबल हो गए, तो वहाँ पे एक वेल्थ क्रिएशन हुआ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बिजनेस साइकिल में आप कहाँ पे हैं। So that is second part, and third part is industry trends. तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जैसे शुगर में इथेनॉल प्ले हो रहा था, तो इथेनॉल ट्विस्ट करके मैंने ये वीडियो बताया था। इस वीडियो में बताया है कि इथेनॉल ट्विस्ट इज हेल्पिंग दिस शुगर कंपनी गेटिंग री-रेट। स्टील में भी कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड के कारण रिटर्न अच्छे मिले आपको। गोदावरी पावर का एग्जांपल है, JSPL का है, टाटा स्टील का है, JSW स्टील है। सारे स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया क्योंकि सही टाइम पे इंडस्ट्री ट्रेंड को आप स्पॉट कर सके। सिमिलरली होम टेक्सटाइल में भी ऐसा ही हुआ। सो इंडस्ट्री ट्रेंड को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2-3 चीजें अगर आपने सॉर्ट आउट कर लिया, देन योर फर्स्ट चेकलिस्ट इज ओके। बिकॉज अल्टीमेटली कोटिंग फिल फिशर, उन्होंने कहा था इन्वेस्टर को अर्निंग ग्रोथ पे नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। अगर आप साधन के वीडियो देख रहे होंगे तो आपने 2-3 वीडियो में मैंने बात की है क्वालिटी ऑफ अर्निंग की। पर्टिकुलरली हाउ टू क्रिएट अ मल्टी बैगर पोर्टफोलियो वाला वीडियो आप देखेंगे, वहां पे भी ये इस चीज की बात हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट चेकलिस्ट इज ऑल अबाउट कैसे स्पॉट करें आप इंडस्ट्री ट्रेंड, बिजनेस साइकिल, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ अर्निंग। सेकंड चेकलिस्ट में आपका सवाल ये होता है कि क्या ये मैनेजमेंट जो है डिटरमाइंड है फॉर इंक्रीजिंग द टॉप लाइन थ्रू इम्प्रूविंग प्रोसेसेस, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, क्या इनके पास एक प्रोडक्ट पाइपलाइन है, क्या ये प्रोसेस को रीइन्वेंट कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं, अपनी इफिशियंसी को बढ़ा रहे हैं so that इनका टॉप लाइन ग्रोथ हो सके। so product development becomes a key parameter here. अगर मैं अपने पोर्टफोलियो से बात करूं तो आई कैन टॉक अबाउट अ कंपनी कॉल्ड बालाजी अमाइन। इसने 1989 में दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग मिथाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन, जो कि इनका कोर बिजनेस था। बट 1995 तक उन्होंने उस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करके उससे उसके डेरिवेटिव यानी कि डाइमिथाइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड पे दे मूव्ड, और उन्होंने फिर इस मिथाइल एंड इथाइल अमाइंस के नेक्स्ट डेरिवेटिव भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बाय 2000 तक ऐड कर लिया था। 2005 में दे मूव टू अ न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज स्पेशलिटी केमिकल, एंड 2013 में स्पेशलिटी केमिकल में अ न्यू एडिशन हैव कम इन द फॉर्म ऑफ DMF, and 2016 में acetonitrile is again a complex chemistry product. So आप देख सकते हैं कि over the period they have jumped the product category. जब उनका initial product establish हो गया, they are primarily known as manufacturers of amines. तो amines जब cash cow बन गया था, then they moved to derivatives, and derivative established हो गया। जब उससे revenue अच्छी आने लगी, then they started moving to third category which is specialty chemicals. तो इस तरीके से they kept jumping and that's why उनकी जो revenue potential जो है वो बढ़ती जा रही है और दिनों दिन वो refine करते जा रहे हैं। So that is the thing which an investor should look for while investing in company, कि उनकी product portfolio जो है कभी dry up नहीं होगी। They will keep innovating, they will keep adding new products. So that's what I like about Balaji Amines, and I like दिस कंपनी मोर देन अल्काइल अमाइंस। जिसके अल्काइल अमाइंस का वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने बालाजी अमाइंस के बारे में थोड़ी सी बात की है। बट पर्सनली आई लाइक बालाजी अमाइंस, एंड बालाजी अमाइंस हैज गिवन बेटर रिटर्न देन अल्काइल अमाइंस ऑल्सो। जबकि अल्काइल अमाइंस इज नोन फॉर गिविंग रिटर्न्स, उसे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले एक साल में बालाजी हैव बीटन देम हैंड्स डाउन। थर्ड इज एफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एफिशिएंट R&D। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये कंपनी सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ करने पे लगी हुई है, बॉटम लाइन बढ़ाने पे लगी हुई है, या फिर फ्यूचर में कंपनी के पास प्रोडक्ट हो इसके लिए R&D में इन्वेस्ट कर रही है। अगर आप इस चीज को आंसर नहीं करेंगे, देन यू विल सी वन स्ट्रोक वंडर्स की 2 क्वार्टर अच्छा स्टॉक परफॉर्म किया, फिर 3 साल उसने डोल्ड्रम्स में रहे। वैसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे अगर आप इस चेकलिस्ट को, इस पॉइंट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। बिकॉज R&D इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि आप इस कंपनी के जो कंपनी के अंदर जो रिसर्च टीम होती है उनको पैसा मिलता रहता है, वो रीट्रेड करते रहते हैं प्रोडक्ट को चेंज करते हैं टू सूट द कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड भी वेरिएबल है, कस्टमर प्रेफरेंस, टेस्ट एवरीथिंग इज वेरिएबल। तो आपका प्रोडक्ट कैन नॉट रिमेन स्टैग्नेंट और
प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ता है प्रोडक्ट तो अगर आपके पास R&D नहीं है और R&D स्पेंड नहीं हो रहा है तो दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग. सो इन योर चेकलिस्ट यू शुड सी कि ये R&D इज एक परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो अपने पीयर से बेटर कर रहे हैं, और अगर टॉप लाइन ग्रोथ भी है और R&D में भी ठीक ठाक इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट शोज कि यू आर सॉर्टेड. अगेन अपने पोर्टफोलियो से मैं बात करूं तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एडवांस एंजाइम. एडवांस एंजाइम हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज. बेसिकली दे आर एंजाइम मैन्युफैक्चरर्स और उनकी ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ देयर एबिलिटी टू क्रिएट न्यू एंजाइम्स. दैट्स व्हाई they spent huge investment up to 5% kind of investment of their top line in R&D spends. ये लोग पिछले 15 साल से consistently ऐसा करते आ रहे हैं. So I think R&D is creating a moat for these kind of companies. Fourth checklist is above average sales organization. क्या ये कंपनी सेल्स पे फोकस करती है या नहीं? बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन सारा प्रोडक्ट एप्पल नहीं होता है कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट ही सेल कर रहा है और उसने एक नीश क्रिएट कर लिया और वो आप उसी के कारण आपका P&L और वैल्यूएशन एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू द रूफ. ऐसा सबके साथ नहीं होता है. सो आपके पास एक सेल्स फोकस टीम होनी चाहिए. ये तो कंपनी के अंदर की चीज है. शायद आपको बिना स्कटल बट यानी कि बिना उसके डीलर सप्लायर और किसी से बात किए हुए या कस्टमर से एंगेज किए हुए बहुत बार नहीं पता होता है, लेकिन बहुत बार आप उसी किसी प्रोडक्ट के एंड यूजर भी होते हैं. जैसे कॉलगेट आप यूज करते हैं, देन यू नो कि कोलगेट जो है दे आर डूइंग थिंग्स प्रॉपरली. अगर आप कोलगेट सालों साल यूज कर रहे हैं और यू डोंट सी अ नीड टू चेंज योर टूथपेस्ट, तो आपको समझना चाहिए कि कोलगेट कुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. जैसे कोलगेट ने आपको अक्वायर किया आज से 10 साल पहले, आप उसको रिपीटेडली यूज कर रहे हैं. तो जैसे आईटीसी है, आईटीसी ने अगर किसी स्मोकर को अक्वायर किया, किसी को वो टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो उसको फिर दोबारा सेल्स करने की जरूरत नहीं है, वो बार बार वो आपसे ही खरीदेगा. तो रिपीटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ गुड कंपनी. सो आप सेल्स टॉप लाइन ग्रोथ देख रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि इसमें से कंसिस्टेंटली कितने कस्टमर रिपीट हो रहे हैं. तो रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन. So if you ask me above average sales organization in my portfolio, I would point you towards ACE. ACE यानी Action Construction Equipment. They are the only crane manufacturers with rental business. Although ये बहुत ही छोटा परसेंटेज है इनके टॉप लाइन का, बट व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? रेंटल बिजनेस होने के कारण क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट घट जाती है. यानी कि कोई आपके प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है तो ही डजंट हैव टू ओन इट, वो लीज पे ले सकता है. और ये सारे हेवी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कॉस्टली होने के कारण लीज बेस्ड मॉडल पे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. सो कंपनी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस लाइन वेयर दे रेंट देयर टावर क्रेन्स एंड जो हेवी क्रेन्स होते हैं वो रेंट पे देते हैं. और इस बिजनेस मॉडल को दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एट द ग्राउंड लेवल अमंग्स द एंटरप्रेन्योर्स. तो आप अगर किसी छोटे से शहर में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई मोबाइल क्रेन अवेलेबल होता है रेंट पे, वो जनरली एस का होता है, बिकॉज दे हैव सोल्ड देयर प्रोडक्ट टू द ग्रास रूट. सो दे आर above average sales organization for me. Second thing is they are only crane manufacturers trying to create a used crane market. Recently I talked to one of their customers, ने उनसे crane खरीदा था, तो he was happy for one more reason. अगर ये टावर क्रेन मैं 5 साल बाद किसी और को भी बेच सकता हूँ. So there is a market, after sales market is there. So that's like a Maruti business model. मारुति की कार लोग क्यों लेते हैं? Because मारुति की कार रीसेल में बिक जाती है अच्छे प्राइस पे. So something similar is being done by Action Construction in material handling equipment sector. So that's very interesting, and that showcase कि ACE is very sales focused. Personality wise also the company is run by a person who is good at sales. So that creates a sales organization. Fifth checklist is related to profit margin. The company should be making good profit margin. You have to ask कि क्या इसका profit margin अच्छा है. इसके लिए आपको इसकी इंडस्ट्री में जो peers हैं उसकी margins को देखना होता है. आपको compare करना होगा कि बाकी competitors से ये कैसा margin generate कर रहे हैं. And it is better than them, then only you should go and invest into it. Sixth point is initiative for enhancement in प्रॉफिट मार्जिन. कंपनी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है? कंपनी कुछ एफर्ट लगा करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करने की बात कर रही है. ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए. इफ यू आर फाइंडिंग अ पॉजिटिव आंसर, देन तभी आपको इस कंपनी में पोजीशन लेनी चाहिए. सो
अब हिंट कैसे मिलेगा कि कंपनी इस पैरामीटर पे अच्छा कर रही है? देन सो वो हिंट के लिए आप अगर कंपनी के कॉन कॉल अटेंड करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को रिव्यू कर रही है या नहीं। अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस को रिव्यू कर रही है तभी आपको समझना चाहिए कि कंपनी के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स इंटैक्ट हैं। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको कॉन कॉल्स पे पता चलेगा कि कंपनी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही कैजुअली ले सकते हैं, तो दैट इज अ वार्निंग सिग्नल। फिर अगर मार्जिन इंक्रीज होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्राइस इंक्रीज हो या कॉस्ट डिक्रीज हो। अगर सिंपल प्राइस इंक्रीज के कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है देन इट मे नॉट बी सस्टेनेबल। हो सकता है कि मार्केट में कंपटीशन आ जाए और आप प्राइस आगे ना बढ़ा पाए। सो सिंपल प्राइस बढ़ाने की कैपेबिलिटी के बेसिस पे ज्यादा लंबे कॉल नहीं लिए जा सकते। अगर ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट है, ऑपरेशन उनकी कॉस्ट मैट्रिक्स सुधर रही है, उसके कारण अगर प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, दैट इज अ गुड पॉइंट। और सातवीं पॉइंट जो फिल फिशर कहते हैं व्हाट यू शुड लुक इज गुड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर कंपनी के लोग ही खुश नहीं होंगे तो वो कंपनी कैसे सस्टेनेबली ग्रो कर सकती है? दैट इज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। क्या ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर्सनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है? दैट इज अ की क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। एचआर का सिंपल सा फंडा है, हैप्पी एम्प्लॉइज टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो कंपनी को ग्रो करने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है एंड हैप्पी एम्प्लॉय only can be really good productive for us on a long term basis. One indicator of good personal management is कि employees के कुछ grievances होते हैं। So अगर वो कंपनी उन grievances को एक्टिवली क्लोज डाउन कर रही है, ग्रीवांसेस को एड्रेस कर रही है एक्टिवली, इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉय को एज एन एसेट देखते हैं, एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, बिकॉज टाइमली एक्शन सेव्स द डे फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप किसी कंपनी का अच्छा है देन इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। तो इस एपिसोड में मैंने 7 चेकलिस्ट की बात की। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ बाकी के 8 पॉइंट्स, और साथ ही मैं एक एग्जांपल भी लेकर के बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली ईवी काफी हॉट टॉपिक चल रहा है, तो ईवी सेक्टर से एक स्टॉक लेंगे। मैं इस स्टॉक को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, तो इस स्टॉक के बारे में बात होगी। क्या ये स्टॉक फिल फिशर के फॉर्मूला को विथस्टैंड कर पाता है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर सीइंग दिस चेकलिस्ट इन एक्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।